अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज फैजान सिद्दीकी। आई एम योर केमिस्ट्री टीचर। आई होप आप सब लोग बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। आज का जो लेक्चर बच्चों हमारा है लेक्चर नंबर 30। इस लेक्चर में हम ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन के रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह हैं, हम उनको जो है वो यहाँ पे सॉल्व करेंगे, उनको जो है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलें बच्चों, काम यहाँ पे हम स्टार्ट लेते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या चीजें हमारे मतलब की हैं डिस्कस करने वाली। तो जो चीजें डिस्कस करने वाली हैं उनको जरा देखते हैं। स्टार्ट करने से पहले सबसे पहली चीज जिसका आप सब लोगों को आइडिया होना चाहिए वो ये है कि ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन की मैथमेटिकल फॉर्म जो आपको पढ़ाई गई थी वो मैथमेटिकल फॉर्म सबको पता होनी चाहिए। एक मैथमेटिकल फॉर्म जो ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन की मैंने पढ़ाई थी वो मैथमेटिकल फॉर्म कुछ इस तरीके से हमारे पास आती थी। ये रेट्स ऑफ डिफ्यूजन को रिलेट करता था, तो वो यूं थी, R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ M2 अपॉन M1। ये फॉर्म हमने ड्राइव की थी और इसमें R जो था रेट ऑफ डिफ्यूजन था और M जो था वो मॉलिक्यूलर मास को रिप्रेजेंट कर रहा था। तो हमारे पास इस तरह की एक मैथमेटिकल फॉर्म थी जो हमने डिस्कस की थी। फॉर्म को यूज करते वक्त इस बात का ख्याल रखना है कि वैल्यूज क्रॉस में चल रही हैं, यानी जिस गैस का रेट ऑफ डिफ्यूजन न्यूमरेटर में है उस गैस का मॉलिक्यूलर मास देखें नीचे डिनोमिनेटर में। इसी तरह जिस गैस का रेट ऑफ डिफ्यूजन डिनोमिनेटर में है उसका मॉलिक्यूलर मास ऊपर न्यूमरेटर में। तो वैल्यूज जो है वो क्रॉस में पुट हो रही है क्योंकि रेट ऑफ डिफ्यूजन में और मॉलिक्यूलर मास में इनवर्स रिलेशन होता है, तो इनवर्स रिलेशन होने की वजह से वैल्यूज इस तरह से पुट होंगी। अच्छा, इसी तरह एक फॉर्मूला हमारे पास डेंसिटी का भी था, इसी तरह का फॉर्मूला डेंसिटी के पैटर्न पे था। वो फॉर्मूला क्या था कि R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ D2 अपॉन D1। ये वाली जो मैथमेटिकल फॉर्म है जो डेंसिटी को रिलेट कर रही है उसमें क्या है कि भाई वैल्यूज उसमें भी क्रॉस में, R1 ऊपर है तो D1 नीचे, और इसी तरीके से R2 नीचे है तो D2 ऊपर है। ये इस तरीके से आपके पास बनेगा। ठीक हो गया, तो इसलिए आपके पास ये मैथमेटिकल फॉर्म्स हैं और इन मैथमेटिकल फॉर्म को आपने इसी तरीके से जो है वो लेके चलना है। तो आपने थोड़ा सा इसका ख्याल यहां पे रखना है। ठीक हो गया जी, तो ये यूं चल रहा है। अब जब भी आप मैथमेटिकल फॉर्म यूज करेंगे तो बस वैल्यूज को अपोजिट में पुट करना है, इसको ख्याल रखिएगा। तो चलें बच्चों, इसके न्यूमेरिकल से काम स्टार्ट करते हैं। कई तरह के न्यूमेरिकल्स इसके हमारे पास हैं जिनको हमने सॉल्व करना है। जैसे एक ये न्यूमेरिकल अक्सर 2 मार्क्स में आ रहा होता है कि कंपेयर द रेट्स ऑफ डिफ्यूजन ऑफ फॉलोइंग पेयर्स ऑफ गैसेस। आपको पेयर्स ऑफ गैसेस देके रेट ऑफ डिफ्यूजन कंपेयर करने को कहता है। 2 मार्क्स का न्यूमेरिकल है। तो इस तरह के न्यूमेरिकल को कैसे टैकल करना है, देखो 2 मार्क्स वाले न्यूमेरिकल जो होते हैं ना इस तरह के, ये डायरेक्ट सॉल्व होते हैं। इसमें कोई आपने लंबी कहानी नहीं करनी है कि बैठ गए जो है यूं यूं डाटा शेटा बनाना है, कुछ नहीं, डायरेक्ट सॉल्व होंगे। सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, देखें पार्ट ए में सॉल्व कर रहा हूं। आप सबसे पहले गैसेस अज्यूम करेंगे, कौन सी गैस गैस 1 है, कौन सी गैस गैस 2 है, अपनी मर्जी से। तो लेट गैस 1 जो है वो हमारे पास है हाइड्रोजन एंड गैस 2 जो है वो हमारे पास है ड्यूटेरियम। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद आपने अज्यूम करने के बाद ग्राम लॉ लगाया कि भाई सिंस ग्राम लॉ ऑफ डिफ्यूजन के अकॉर्डिंगली R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ M2 अपॉन M1। ये फॉर्मूला है। जब आप हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम के लिए अप्लाई करेंगे, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन अपॉन रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ड्यूटेरियम इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ ड्यूटेरियम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन। ये चीज याद रखें, ड्यूटेरियम जो है वो हाइड्रोजन का ही आइसोटोप है। फिर आगे क्या होगा, आगे इसके सिंपल ये हो जाएगा बच्चों कि रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन अपॉन रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ड्यूटेरियम इज इक्वल टू, ड्यूटेरियम का मॉलिक्यूलर मास जो होता है वो होता है 4 एंड हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास होता है 2। तो जब आप 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट आएगा 2, और जब आप 2 का रूट लेंगे तो रिजल्ट आएगा 1.41। अब ये रिजल्ट कई तरह से लिखा जा सकता है। ये रिजल्ट यूं लिखा जा सकता है, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू, इस ड्यूटेरियम को ऊपर ले जाके 1.41 से मल्टीप्लाई कर दें, 1.41 टाइम्स ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ड्यूटेरियम। ये इस तरीके से आपके पास बन जाएगा। ठीक हो गया। तो आपके पास एक तो ये तरीका है इसको यहां पे लिखने का। दूसरा तरीका ये है कि आप इसको जो है वो रेशो की फॉर्मेट में यहां पे लिख सकते हैं। रेशो की फॉर्म में आप कैसे लिखेंगे, इसको इस तरह से लिखेंगे कि भाई ये हो जाएगा रेट ऑफ
डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन। अच्छा एक मिनट जरा पेन चेंज कर लेता हूं मैं। ये इस तरह से हो जाएगा बच्चों, भाई यू है ना, इसको रेशो में लिखेंगे तो ये यूं बनेगा कि रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन अपॉन के बजाय रेशो लगाया, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ड्यूट्रियम। उसके बाद 1.41 लिखा हुआ है तो आपने 1.41 लिखा, उसके बाद इसके अपॉन में 1 है तो उसके अपॉन में 1 लिखने के बजाय रेशो 1 इस तरह करके लिख दिया। तो ये दोनों तरीकों से लिखा जा सकता है, इसलिए आपको दोनों तरीकों से इसको लिखना आना चाहिए कि भाई ये किस तरीके से यहां पर है। तो बहरहाल ये आंसर लिखने का तरीका, ये 2 मार्क्स का एक ये क्वेश्चन होता है, एक पार्ट आता है, तो आपने इसको 2 मार्क्स के लिहाज से इसी तरीके से इसको सॉल्व करना है, इसको एडजस्ट करना है। बात समझ में आ रही सबको? दूसरा पार्ट हो जाएगा आप लोगों से, या दूसरा पार्ट भी मैं करा देता हूँ, हीलियम एंड मीथेन है ना, तो दूसरा पार्ट मैं आपको करा देता हूँ, तो उसका बाद प्रैक्टिस के लिए मैं आपको अलग से दूंगा। अच्छा जी, हीलियम एंड मीथेन है तो इसके रेट ऑफ डिफ्यूजन को जो है ना वो कंपेयर करते हैं। चलें जी, उसमें भी वही स्टार्टअप उसी तरह से लेंगे। आपने अजम्पशन करनी है, सबसे पहले क्या अजम्पशन करनी है, लेट गैस 1 जो है वो आपके पास है हीलियम, ठीक है, और इसी तरीके से जो गैस 2 है वो आपके पास है यहां पर मीथेन, सही। फिर आपने ग्राम्स लॉ लगाया कि R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ M2 अपॉन M1, ये आपके पास ग्राम्स लॉ है। अच्छा जी, आपने ग्राम लॉ लगा दिया। अब उसके बाद वैल्यूज को उसी के लिहाज से एडजस्ट करें। गैस 1 आपके पास हीलियम है तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हीलियम अपॉन गैस 2 मीथेन है, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ मीथेन इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, ऊपर मीथेन का मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा, सही है, तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ मीथेन एंड नीचे हीलियम का मास आ जाएगा, तो हीलियम का इधर आ गया। उसके बाद जब आप इसको रख के फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये इस तरह से हो जाएगा, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हीलियम अपॉन रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ मीथेन इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, मीथेन का मॉलिक्यूलर मास है 16, हीलियम का है 4, 16 को 4 से डिवाइड किया तो रिजल्ट आएगा 4, और 4 का रूट लिया तो रिजल्ट आएगा 2। तो ये इस तरीके से हो जाएगा, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हीलियम अपॉन रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ मीथेन, सॉरी इसको आप यूं लिख सकते हैं कि मीथेन को ऊपर ले जाके 2 से मल्टीप्लाई कर दें, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हीलियम इज 2 टाइम्स ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ मीथेन, ऐसे लिख सकते हैं। रेशो की फॉर्म में लिख सकते हैं, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हीलियम रेशो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ मीथेन, उसके बाद यहां पर आप इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2:1, ये इस तरीके से यहां पे बन जाएगा। तो इसलिए भाई इसको आप सब लोगों ने ध्यान में रखना है कि आपने जब कैलकुलेशन करनी है तो इस तरीके से रेशो की फॉर्मेट्स में जो है इसके आंसर्स आपको आ रहे होंगे, तो आपने इस तरह से इसको करना है। तो आपके पास ये ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन का न्यूमेरिकल है, इसका आइडिया होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आपके पास है कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ गैस हुज रेट ऑफ डिफ्यूजन इज ट्वाइस ऑफ मीथेन। ये भी छोटा क्वेश्चन है, हल्का फुल्का ट्रिकी क्वेश्चन है, वर्डिंग समझ में आनी चाहिए। देखें भाई 2 मार्क्स का ये भी क्वेश्चन है, लेकिन इसमें वर्किंग कैसे करनी है उसको जरा समझें। आपके पास 2 गैसेस हैं, एक है गैस 1 जो कि कोई अननोन गैस है X, जिसका आपने मॉलिक्यूलर मास निकालना है, और दूसरी आपके पास गैस 2 है। गैस 2 जो है वो आपके पास है यहां पे मीथेन, सही हो गया। अच्छा, अब ग्राम लॉ अगर आप यहां पे पहले तो मेंशन कर दें तो ग्राम्स लॉ के मुताबिक R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ M2 अपॉन M1। इस कंडीशन के लिए अप्लाई करें तो Rx अपॉन RCH4 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ मीथेन अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस X। अच्छा, अब उसके आगे मजीद क्या होगा, अब देखो उसके आगे इन्होंने जो कंडीशन बताई ना वो अप्लाई करते हैं। क्वेश्चन अगर आप वर्डिंग सही से पढ़ें तो लिखा हुआ है कि कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ गैस, यानी आपके पास एक अननोन गैस है, उसका मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना है, हुज रेट ऑफ डिफ्यूजन इज ट्वाइस ऑफ मीथेन, उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन मीथेन का ट्वाइस है, यानी जो अननोन गैस है X उसका जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो मीथेन के रेट ऑफ डिफ्यूजन का ट्वाइस है, यानी मीथेन के रेट ऑफ डिफ्यूजन को जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करने पर गैस X का रेट ऑफ डिफ्यूजन आ जाएगा।
तो हुज रेट ऑफ डिफ्यूजन इज ट्वाइस ऑफ मीथेन का मतलब यह है कि मीथेन को ट्वाइस कर दें, गैस एक्स का रेट ऑफ डिफ्यूजन आएगा। तो इस बात को मैं और कैसे लिख सकता हूं? इस बात को मैं यहां पे इस तरीके से भी लिख सकता हूं कि RCH4 को मैं डिवाइड करके लिखूं तो RX अपॉन RCH4 इज इक्वल टू 2, ये इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। अब इससे फायदा क्या हुआ? इससे फायदा हुआ कि ये जो पूरा रेशो आ रहा है RX अपॉन RCH4, इस रेशो को हम पुट कर सकते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन 1 की लेफ्ट साइड देखें, RX अपॉन RCH4 है और ये बराबर है किसके? 2 के। तो आपने इसको इक्वेशन 1 में पुट कर दिया। जब इक्वेशन 1 में पुट किया तो 2 इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ मीथेन है 16 और गैस एक्स का निकालना है। दोनों साइड पे आप स्क्वायरिंग कर दें, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। 2 का स्क्वायर करेंगे 4, राइट साइड पे स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाते हैं, 16 अपॉन mx बच जाएगा। फिर mx को ऊपर ले जाएं, 4 को नीचे ले आए, तो ये हो जाएगा mx इज इक्वल टू 16 अपॉन 4 और 16 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा इसका 4 AMU उस गैस का मॉलिक्यूलर मास है। ये इस क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो बात सिर्फ कहने की ये है कि बच्चों ये सिंपल कैलकुलेशन है और जस्ट आपने यहाँ पे अजम्पशन सही से करनी है कि भाई गैस 1 हमारे पास क्या है और गैस 2 क्या है, बस इसका आपने जो है वो यहाँ पे ख्याल रखना है और उसके बाद जस्ट आपने इस पे वैल्यूज पुट करनी है और आपको जो है वो वहां पे सीधा सीधा इसका आंसर मिल जाएगा इस तरीके से। ठीक है जी, तो ये इसके सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट को सबको पता होना चाहिए कि इस पे वर्किंग कैसे होगी। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन का है वो क्या है? इसी तरह का क्वेश्चन है लेकिन इसका यहाँ पे डाटा बना के काम होगा। मुझे याद आया 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया था ये वाला। हालांकि क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है लेकिन क्या है देख लें। एट सर्टेन टेम्परेचर प्रेशर अमोनिया डिफ्यूजेस 1.48 टाइम्स मोर देन HCl, यानी रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अमोनिया, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अमोनिया is 1.48 times rate of diffusion of HCl। इसका मतलब ये है सही, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अमोनिया इज 1.48 टाइम्स रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ HCl। इसको मैथमेटिकली यूं लिखा जाएगा। अब डेंसिटी ऑफ अमोनिया दी हुई है, डेंसिटी ऑफ अमोनिया इज इक्वल टू 0.66 ग्राम पर लीटर और आपने फाइंड क्या करना है? डेंसिटी ऑफ HCl। आजा भाई, अब देखें यहां पे काम क्या होगा। इस काम को यहां पे आप समझें ध्यान से। करना कुछ नहीं है भाई, गैस 1 गैस 2 अज्यूम करके काम स्टार्ट करेंगे कि लेट हमारे पास जो गैस 1 है वो गैस 1 है यहां पे अमोनिया और हमारे पास जो गैस 2 है वो गैस 2 है यहां पे HCl। सही हो गया, ये इस तरीके से है। अच्छा, अब यहां पे बात क्या आ रही है, वर्किंग क्या आ रही है उसको जरा समझ लें। पहले तो आपने ग्राम लॉ लगाया कि भाई R1 अपॉन R2, क्योंकि इसमें डेंसिटी दी हुई है तो डेंसिटी के हिसाब से चलेंगे। R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू D2 अपॉन D1, जो डेंसिटी वाला फॉर्मूला है आप उससे रख के इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे। जब आप इसको अप्लाई करेंगे गिवन गैसेस के लिए तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अमोनिया डिवाइडेड बाय रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ HCl इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ HCl डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ अमोनिया। ठीक है जी, ये इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या होगा? उसके बाद अगर आप डेटा के हिसाब से थोड़ा सा वर्किंग करें तो आपको जो गिवन कंडीशन है वो गिवन कंडीशन कुछ इस तरीके से दी हुई है। अगर आप डाटा पढ़ें, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अमोनिया 1.48 टाइम्स ऑफ HCl, तो गिवन कंडीशन ये है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अमोनिया इज 1.48 टाइम्स रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ HCl। ये आपको जो है वो यहां पे इसकी गिवन कंडीशन दी हुई है क्वेश्चन की। अच्छा, अब इसको मैं नीचे ले आऊं तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अमोनिया अपॉन
रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ HCl इज इक्वल टू 1.48। ये जो पूरा रेशो आ रहा है ना 1.48, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 में इस जगह पे पुट कर देता हूं, और बाकी की जो कैलकुलेशन है बच्चों वो मैं जरा इधर लेफ्ट साइड पे कर देता हूं। ये पेज एंड हो गया मेरा। अच्छा जी, तो इसके आगे अब आगे करना क्या है, इसके आगे सिंपल ये हो जाएगा कि लेफ्ट साइड पर आपके पास जो है वो रेशो आपने रखी है 1.48। अच्छा, राइट साइड पे डेंसिटी ऑफ HCl, डेंसिटी ऑफ HCl जो है ये आपने यहां पे फाइंड करनी है, डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ अमोनिया। अमोनिया की डेंसिटी दी हुई है 0.66 ग्राम पर लीटर। अच्छा भाई, अब रूट खत्म करने के लिए दोनों साइड पे स्क्वायर कर देंगे। लेफ्ट साइड पे 1.48 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 1.48 का हम यहां पे कर देंगे स्क्वायर, तो ये जाएगा 2.19। तो लेफ्ट साइड पे जो है आपके पास आ गया 2.19, राइट साइड पे स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, तो DHCl अपॉन 0.66 ये इस तरीके से हो जाएगा। 0.66 को लेफ्ट पे ले जाके मल्टीप्लाई करवा दें, 2.19 into 0.66 इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ HCl। तो जब आप इसको रख के सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर पे तो आपको ये मिल जाएगी। तो ये सिंपल इस तरह से हो जाएगा कि 2.19 into 0.66 तो 1.4454, तो 1.4454 ग्राम पर लीटर ये आपके पास HCl की डेंसिटी आ जाएगी। यूनिट इसका वही रहेगा जो डेंसिटी ऑफ अमोनिया का यूनिट था, वही यूनिट जो है बच्चों वो इसका भी रहेगा। तो इसलिए आपके पास जो है ये इसकी जो है यहाँ पे डेंसिटी आ जाएगी, ये इसका आंसर हो जाएगा। अंडरस्टूड बच्चों, बात समझ में आ रही है सबको? तो ये इस तरीके से होगा। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, उसको एक नजर देख लेते हैं। 400 cm cube of helium gas effuses from a porous container in 20 seconds. How long will sulfur dioxide take to effuse from the same container? अच्छा भाई, क्वेश्चन की सिचुएशन समझे। सिचुएशन ये है कि आपके पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर में जो गैस फिल हुई है वो हीलियम गैस फिल हुई है और इसका वॉल्यूम है 400 सेंटीमीटर क्यूब। दूसरा जो कंटेनर है उसके अंदर सल्फर डाइऑक्साइड फिल हुई है और इसका जो वॉल्यूम है वो सेम है। सेम कंटेनर का वर्ड इन्होंने क्वेश्चन में इस्तेमाल किया हुआ है, तो इसका वॉल्यूम भी सेम है 400 सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा भाई, अगर इस कंटेनर में होल कर दिया जाए तो हीलियम को यहां से बाहर निकलने के लिए जो टाइम लगता है वो 20 सेकंड्स का लगता है। अब पूछ रहे हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड वाले कंटेनर में अगर होल कर दिया जाए तो सल्फर डाइऑक्साइड को यहां से बाहर निकलने में कितना टाइम लगेगा, आपने ये चीज यहां पे बतानी है। यानी जब इसका डाटा बनेगा बच्चों तो वो डाटा इसी तरीके से कुछ बनेगा कि आपको वॉल्यूम ऑफ हीलियम दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ हीलियम जो है ना वो आपको यहां पे दिया हुआ है और ये दिया हुआ है कितना, ये दिया हुआ है 400 cm3। अच्छा, टाइम ऑफ हीलियम दिया हुआ है, टाइम ऑफ हीलियम दिया हुआ है कितना, 20 सेकेंड्स, स्मॉल टी। अच्छा, उसके अलावा आपको वॉल्यूम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ SO2 वो कितना दिया हुआ है, सेम कंटेनर का वर्ड इस्तेमाल होता है 400 cm3 और टाइम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो आपने यहां पे निकालना है। सही हो गया जी। अच्छा, अब देखें इसमें हम वर्कआउट क्या करेंगे तो उसको जरा ध्यान से समझें। दोनों वॉल्यूम सीएम क्यूब में एक टाइम सेकंड में, दूसरा टाइम भी सेकंड में आ जाएगा, कोई मसला नहीं है। अच्छा भाई, इसको रख के कैसे सॉल्व करना है समझें। जब आप इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे तो तरीकाकार वही होगा कि आपने स्टार्ट जो लिया वो ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन से स्टार्ट लेना है, लेकिन उससे पहले आपने गैसेस अज्यूम करनी है कि गैस 1 कौन है और गैस 2 यहाँ पे कौन है। तो इसलिए अगर आप गैसेस अज्यूम करके स्टार्ट लेंगे तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा कि लेट गैस 1 जो है वो यहां पर है हीलियम, गैस 2 जो है वो यहां पर है सल्फर डाइऑक्साइड।
ठीक है, आपने ग्राम लॉ लगाया। अच्छा, ग्राम लॉ अगर डायरेक्ट लगाऊं मैं तो मसला तो नहीं होगा समझने में। जैसे मैंने लिखा रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हीलियम अपॉन रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड is equal to square root of molecular mass of sulfur dioxide upon helium। सही, ऐसे ही ना बच्चों, वैल्यूज क्रॉस में खाली पुट होनी चाहिए। तो आप देख लें, हीलियम का ऊपर है और मॉलिक्यूलर मास नीचे, सल्फर डाइऑक्साइड का नीचे, मॉलिक्यूलर मास ऊपर, सही ना, जस्ट क्रॉस में पुट होना चाहिए। अच्छा, अब उसके बाद फिर क्या होगा, उसके बाद यहाँ पे थोड़ा चेंजेस लानी है। अब वो चेंजेस क्या लानी है, क्योंकि क्वेश्चन में वॉल्यूम वगैरह आया हुआ है तो हम उसकी बात करते हैं। देखो, आर रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है, और रेट ऑफ डिफ्यूजन का मतलब सिंपल ये होता है कि वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय अ गैस पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ डिफ्यूजन। यानी इन इजियर वे हम कह सकते हैं कि रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होता है वो वॉल्यूम अपॉन टाइम के बराबर होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हीलियम का रेट ऑफ डिफ्यूजन निकालेंगे तो वॉल्यूम ऑफ हीलियम को टाइम ऑफ हीलियम से डिवाइड कर देंगे तो निकल आएगा। इसी तरीके से अगर आप सल्फर डाइऑक्साइड का निकालेंगे तो वॉल्यूम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड को टाइम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड से करेंगे तो आ जाएगा। तो इसलिए जो इक्वेशन नंबर 1 है उसमें चेंजेस आएंगे, और उसमें चेंजेस क्या आएंगे कि रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हीलियम की जगह वॉल्यूम ऑफ हीलियम अपॉन टाइम ऑफ हीलियम इस तरह से हो जाएगा, डिवाइडेड बाय रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। तो उसमें क्या होगा, उसमें सिंपली जो है वो यहां पर हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड डिवाइडेड बाय टाइम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। ये इस तरीके से बन जाएगा। अच्छा, इस तरह राइट साइड पे क्या चेंजेस आएंगे, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड 64, एटॉमिक मास ऑफ हीलियम इज 4। अच्छा भाई, अब वॉल्यूम ऑफ हीलियम जो दिया हुआ है वो आपको यहां पे गिवन किया हुआ है 400, तो आपने इसको लिखा 400। टाइम जो है वो है 20 सेकेंड। सल्फर डाइऑक्साइड का वॉल्यूम जो है वो आपको यहां पे दिया हुआ है 400, और टाइम जो है सल्फर डाइऑक्साइड का वो निकालना है। 64 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 16 हो जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब उसके आगे इसको मजीद सॉल्व करते हैं। मजीद सॉल्व करने के लिए 400 अपॉन 20, ये वाला डिवाइड मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो गया। टाइम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड ऊपर आ जाएगा और 400 नीचे आ जाएगा। 16 का रूट होता है 4। अब मैं कैलकुलेशन जो है वो यहां लेफ्ट साइड पे कंटिन्यू कर रहा हूं ताकि इसी पेज पे जो है ना वो सारा का सारा काम हो जाए। बल्कि 1 मिनट यहीं पे कंटिन्यू कर लेते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर क्या होगा, उसके बाद बच्चों ये होगा कि ये जो 400 था इससे ये वाला 400 कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने के बाद ऊपर रह जाएगा टाइम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, नीचे रह जाएगा 20 और राइट साइड पे आ जाएगा 4। 20 को ले जाके 4 से मल्टीप्लाई किया तो टाइम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई बाय 4। तो जब आप 20 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर आपके पास टाइम आ जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड का, जो कि आएगा कितना, 80। अब यूनिट क्या होगा, जो उस वाली गैस का टाइम का यूनिट था वो इसका भी होगा। उस गैस का टाइम का यूनिट था सेकंड्स, तो यहां पर भी जो यूनिट होगा वो सेकंड्स होगा। अगर उसका मिनट होता तो यहां पर भी मिनट में हम आंसर निकाल देते। तो सिंपल सा जो है ये आपके पास इस तरह की कैलकुलेशन है, ये इसका जो है यहाँ पे आंसर है। ठीक है बच्चों, अंडरस्टूड। तो बस बात यहाँ पे सिर्फ कहने की कि भाई इस तरह से आपने वर्कआउट करना है। जस्ट आपने ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन को मेंशन करना है, और पहले तो आपने गैसेस अज्यूम करनी है, गैस 1 कौन है, गैस 2 कौन है, आपने ये अज्यूम करना है। उसको अज्यूम करने के बाद ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन लगाएंगे। इस दफा रेट ऑफ डिफ्यूजन का नया फॉर्मूला आ गया, वॉल्यूम अपॉन टाइम, तो आपने उसको यूज करना है। देन उसके बाद जो है आपने सिंपल कैलकुलेशन करनी है, और विदाउट कैलकुलेटर आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व होता हुआ नजर आ जाएगा, ये इस तरह से। तो बच्चों उसको यही तक रखते हैं। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में एक न्यूमेरिकल और है ग्राम लॉ ऑफ डिफ्यूजन का, उसको डिस्कस करते हुए फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के न्यूमेरिकल्स। थैंक यू सो मच बच्चों, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा बेटा। टेक केयर, खुदा हाफिज।